बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफबीआई की तरफ से टैक्स रिटर्न 2025 के हवाले से एक नई अपडेट है। एफबीआई की तरफ से एक नया एसआरओ इशू किया गया है, एसआरओ 1212, जो कि 7 जुलाई 2025 को इशू हुआ है। और इस एसआरओ के मुताबिक बताया गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कि जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है उसका ड्राफ्ट जो नीचे अटैच कर दिया गया है, यानी कि इसी एसआरओ के साथ नीचे जो टैक्स रिटर्न का जो ड्राफ्ट है वो भी इशू कर दिया गया है। और यहाँ पे तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको बताया गया है कि भाई आप जो है इस रिटर्न के फॉर्म को रिव्यू करें और इसको देखें। अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग दरकार है या कोई भी अपडेट दरकार है तो विद इन 7 डेज हमें जो बताएं, ताकि हम इसके अंदर जो अमेंडमेंट चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करें और उसको जो है ना फाइनल करें। अदरवाइज अगर ये ठीक है तो फिर हम इसको लाइव कर देते हैं। यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि जो टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है वो 15 तारीख से ही स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आज जो है वो 7 यानी कि 8 तारीख है, 8 जुलाई है। तो 8 जुलाई से लेके तो इसको 7 दिन का अगर टाइम दिया जाए तो जाहिर बात है 15 तारीख तक ऑटोमेटिकली डेट चली जाती है। तो 15 तारीख के बाद ही जो रिटर्न फाइलिंग है वो स्टार्ट होगी। ये तो आप जो चीज़ है वो मेक श्योर कर लें, अपने माइंड में बिठा लें। अब इस एसआरओ के अंदर जो ड्राफ्ट दिया गया है रिटर्न का, उस ड्राफ्ट के अंदर कुछ चेंजिंग की गई है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एफबीआई इसीलिए ही रिटर्न फाइलिंग का जो जो फॉर्म है उसको लाइव नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चेंजिंग हो रही हैं। और वो चेंजिंग जो है वो अभी जो जो चेंजिंग की गई है उसमें कुछ एक दो पॉइंट है जो कि हमने निकाले हैं, जो कि हमें ये लगा कि वो खतरनाक हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और हम ये समझते हैं कि आपको उस हवाले से आगाह किया जाए कि ताकि आप जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आप उसके मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का कोई मसला ना हो और आपको कोई जो है ना वो फाइन या किसी नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो अभी मैं आपको उसी जो जो हमारा जो रिटर्न फाइलिंग का जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, जिस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है, जो कि बड़ा वो खतरनाक तरीन जो है ना वो पॉइंट है, जिसके जो है ना पीछे एफबीआई जो है ना एक नई गेम जो है ना वो डालना चाह रहा है टैक्स पेयर्स के साथ। उसको अभी हम जो है ना डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एफबीआई क्या चीज़ एफबीआई जो डिमांड कर रहा है टैक्स पेयर से, और किस तरह से जो है ना वो खतरनाक चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो एफडीआर की जो रिटर्न का जो ड्राफ्ट इशू किया गया है, इस ड्राफ्ट के अंदर जो है बाकी सारी चीजें तकरीबन सेम है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो जो ये जो डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है ये भी बिल्कुल सेम है, ये कोड जो है ये भी बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू। अब ये जो इंडिविजुअल टैक्स फाइलर हैं, जो कि या सैलरी पर्सन है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, बिजनेस पर्सन है, जो इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन है, ये उनके लिए खास करके जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये इस चीज़ को बड़े उनको अपने टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हुए बड़े ध्यान से और बड़े जो है ना वो सोच समझ के अपने रिटर्न की फाइल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एफबीआई की जो बारीक जो गेम है वो क्या है, वो बारीक गेम ये है। अब ये जो एस्टिमेट वैल्यू है ये जब आप अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे 2025 की, उसके अंदर आपने अपने तमाम तर एसेट्स की आपने आज की यानी कि करंट मार्केट की वैल्यू जो है वो भी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं अगर आपको जो है ना यहाँ पे एग्जांपल देना स्टार्ट करूं तो मेरे पास अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक गाड़ी है, एक कार है, जो कि मैंने 30 लाख की परचेज की थी, ठीक है। तो मैं यानी कि अगर कोई मैंने गाड़ी जो है वो 30 लाख की परचेज की है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ना वो मैंने बताना है, एक तो यह है कि मैंने जो शो की होगी उसकी कॉस्ट वैल्यू शो की होगी, ठीक है। दूसरी जो है वो मैंने उसकी आज की मार्केट वैल्यू भी बतानी है। अच्छा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मैं एक यहाँ पे एफबीआई का एक नोटिस भी आ रहा है इस वाले से, उसको तो थोड़ा सा रीड करके आपको बताना चाहूंगा कि उसके अंदर भी क्या चीज है और एफबीआई किस तरह से अवाम को बेवकूफ बना रहा है। अब यहाँ पे लिखा ये गया है, इस जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इसके वाले से लिखा गया है कि वैल्यू इंटर्ड इन एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू कॉलम आर बीइंग कलेक्टेड फॉर एकेडमिक एंड पुलिस रिसर्च पर्पस ओनली। भाई देखें, एफबीआई एक ऐसा अदारा है जो कि तमाम टैक्स जो है ना कलेक्ट कर रहा है। इनकम टैक्स एफबीआई ले रहा है, सेल टैक्स एफबीआई ले रहा है, एक्साइज का टैक्स ले रहे हैं, फिर उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम टैक्स है, मतलब पता नहीं कितनी किस्म के जो टैक्स है जो कि एफबीआई कलेक्ट कर रहा है। और एफबीआई को तमाम चीज़ों का इल्म भी है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो है एफबीआई के पास है। और फिर जो क्या कह रहे हैं कि ये जो हम आपसे एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे, जो आप इस एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम इसको सिर्फ यूज करेंगे एकेडमिक पर्पज के लिए और रिसर्च पर्पज के लिए। भाई हम क्यों जो टैक्स पे हैं वो क्यों
अभी यहाँ पे ये जो रिटर्न फाइलिंग करते वक्त टैक्स जो है वो टैक्स पेयर जो है वो अपने जो है यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करेंगे। कल को जो एफबीआई है वो इसी वैल्यू को इसी चीज को उठा के तो आपको नोटिस भेजना शुरू कर देगा। मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ कि किस तरह से एफबीआई जो है ये चीजें पकड़ेगा। अच्छा ये चीज हमने देख ली। अब हुआ क्या बताना क्या है कि तमाम तरह एसेट्स चाहे आपके एग्रीकल्चर जो है वो लैंड है, आपकी कमर्शियल लैंड है, या फिर इसके अलावा आपके जो है ना वो कोई गाड़ी है, आपके पास गोल्ड है, या आपके पास कोई इसके अलावा अदर कोई चीज है, कोई अदर एसेट्स है, उन तमाम की एक तो आपने कॉस्ट वैल्यू शो करनी है। ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो है वो आपने क्या शो करना है, आपने मार्केट वैल्यू भी शो करनी है, या एस्टिमेटेड या करंट मार्केट वैल्यू भी शो करनी है। जैसा मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे के पास एक गाड़ी है, या उसके पास मैं मिसाल देता हूँ कि अच्छा ये जो चीजें सारी अप्लाई होंगी प्रॉपर्टी के ऊपर भी, गोल्ड के ऊपर भी, जो गाड़ी है या कार वगैरह है उसके ऊपर भी। हम मिसाल ले लेते हैं गोल्ड की। फॉर एग्जांपल मैं जो जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ टैक्स 2025 की, अब इन्होंने चूंकि एस्टिमेटेड रेट भी मांगे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि जनाब मेरे पास जो है वो एग्जांपल मैं सिर्फ एक तोले से शुरू करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक तोला गोल्ड है जिसकी आज की जो मार्केट वैल्यू है वो है जी 3 लाख रुपया। ठीक है। अब ये जो गोल्ड है मेरे पास, ये चूंकि मैंने परचेज किया था 2019 में, और उस वक्त जो मेरे गोल्ड की वैल्यू थी वो एग्जांपल थी 1 लाख रुपए वैल्यू थी मेरे गोल्ड की। यानी कि मैं ये जो मेरे पास है ये है जी कॉस्ट वैल्यू, और ये जो 3 लाख रुपए है आज का रेट, ये जो है ये मेरे पास क्या है, मार्केट वैल्यू है, यानी कि करंट वैल्यू है। अब मैं इस वैल्यू ये दोनों वैल्यू डाल के अपने टैक्स से 2025 की रिटर्न के अंदर मैं शो कर देता हूँ कि जी मेरे पास कॉस्ट वैल्यू मेरे गोल्ड की ये है एक तोले की, और जो मार्केट वैल्यू है वो मेरे पास ये है जी 3 लाख रुपए। अब होगा क्या कि अगले साल जो है वो मैं अपना गोल्ड जो है वो सेल आउट कर दूंगा। अब जब मैं गोल्ड सेल आउट करूंगा तो एफबीआई के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जिससे वो ये जांच सके कि मैंने वो गोल्ड कितने का सेल किया है। मैं जब मार्केट में बेचता हूँ तो मैं वो गोल्ड जनाब उस पे जो रसीद लेता हूँ मैं रसीद कम पैसों के ले लेता हूँ, या मैं वो जो पैसे लेता हूँ मैं वो कुछ पैसे जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेता हूँ, बाकी जो मैं कैश ले लेता हूँ, उनको मैं किसी अदर पर्पज के लिए यूज कर लेता हूँ। अब होगा क्या, क्योंकि जब आप कोई चीज बेचते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है एक ऐसी चीज है जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है। यानी कि अगर आप जो है वो एक गोल्ड जो है वो एक आपने 1 लाख रुपए का लिया था, कॉस्ट वैल्यू उसकी ये थी, और आपने जो मार्केट वैल्यू जो उसकी शो की हुई है वो आपने 3 लाख रुपए शो की हुई है एक तोले गोल्ड की 2025 की रिटर्न के अंदर, तो 26 में आप बेच देते हैं। अब जब 26 में बेचेंगे उस वक्त आप इसका जो अपना कैपिटल गेन जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। अगर हम सिर्फ इसी तनासब से अगर हम इसका कैपिटल गेन देखें तो मेरे पास जो है वो 2 लाख रुपए जो एक तोला गोल्ड के ऊपर जो मुझे जो है ना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल एसेट्स के ऊपर मुझे गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब जो एक्चुअल जो मेरे पास टैक्स बनेगा, जो मैंने टैक्स पे करना है गोल्ड के प्रॉफिट के ऊपर, वो तो मैंने 2 लाख के ऊपर करना है। ठीक है। ये अगर मैं इस तरह 2 लाख प्रॉपर में डाल के 2026 की रिटर्न के अंदर अगर मैं प्रॉपर जो अपना गोल्ड का जो प्रॉफिट है वो मैं 2 लाख डाल के उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके पे करता हूँ, तो ये तो जो मेरी जो फाइलिंग हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक हो जाएगी। क्यों कि जी मैंने कॉस्ट प्राइस ये मेंशन की थी, ये मार्केट वैल्यू थी, ये मैंने इतने का यानी कि मैंने बेचा, तो 2 लाख मुझे जहाँ प्रॉफिट हुआ मैंने उसका टैक्स दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने कभी ऐसा कर दिया कि आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया था जो आपने कॉस्ट वैल्यू शो की हुई थी अपनी रिटर्न के अंदर, और फिर उसके बाद आपने जो करंट मार्केट वैल्यू जो उसकी शो की हुई थी वो आपने की हुई थी 3 लाख रुपए। ठीक है, ये आपने 2025 की रिटर्न में शो कर दी। अब जब आप 2026 की रिटर्न फाइल करेंगे, आपने गोल्ड बेच दिया। अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं आप उस गोल्ड बेचने के बाद आप कहते हैं कि जनाब जो मेरे अच्छा जहाँ पे कॉस्ट वैल्यू जब आप शो कर रहे हैं और जो मार्केट वैल्यू शो कर रहे हैं उस वक्त जब अगले साल आप गोल्ड बेचते हैं उस वक्त अभी मार्केट वैल्यू जो है गोल्ड की जो जो सोने का रेट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, मतलब वो कम नहीं हुआ, ज्यादा हो गया लेकिन कम नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप कहते हैं कि जनाब आप 2026 की रिटर्न फाइल करने लगते हैं, आप इस गोल्ड को निकाल देते हैं, लो 1 लाख रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस से निकल गई। ऊपर से आप क्या कहते हैं, आप जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आप कहते हैं कि मुझे जो सिर्फ है 1 लाख रुपए जो है उसके ऊपर आप जो है ना वो कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। तो यहाँ पे एफबीआई जो फौरन आपको नोटिस भेजेगा कि भाई जब आपने 2025 की रिटर्न फाइल की थी उस वक्त तो आपने बताया था कि मेरे पास जो गोल्ड है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपए है, तो अभी एक साल के अंदर गोल्ड की जो वैल्यू है वो कम भी नहीं हुई, कोई उसमें फर्क नहीं आया, वो सेम है प्राइस। तो फिर आपकी कैसे जो है ना वो 1 लाख रुपए आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं।
जो कैपिटल हुआ है, जो जो आपका जो गेन हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो तो 2 लाख रुपया बनता है। 3 लाख का आपने सोना बेचा है, 1 लाख रुपया आपकी जो है ना वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो ऊपर से बाकी जो अगर 3 लाख में से 1 लाख रुपया निकालेंगे तो 2 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हुआ है। जबकि आपने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर जो कैपिटल गेन जो डाला हुआ है, जो प्रॉफिट डाला हुआ है, वो आपने 1 लाख रुपया डाल के आपने इसका टैक्स पे किया है। तो आ जाए जनाब, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए, अपना जनाब जो है ना अपना तमाम तरह एविडेंस लेके आए कि आपने किस हिसाब से कैलकुलेशन किया है। वहां पे टैक्स पे जब वो फंस जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर दूं और अगर हम प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो उसका भी यही है। यानी कि अगर एक बंदा जो है वो अपने जो जो टैक्स की रिटर्न है उसके अंदर अगर कोई शो कर देता है कि जनाब मैंने जो प्रॉपर्टी है जो मेरी, वो मैंने जो एक साथ जो अभी जो 25 की रिटर्न फाइल करते हुए वो कहता है कि जनाब मेरी जो प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट वैल्यू है वो जनाब 3 मिलियन है, ठीक है, और 3 मिलियन में कॉस्ट वैल्यू है, और इसके ऊपर जो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कह देता है कि जनाब इसकी जो मार्केट वैल्यू है आज के दिन में वो 6 मिलियन है, ठीक है। यानी कि 30 लाख की मैंने प्रॉपर्टी ली थी 2020 में, और आज जो है जो 30 जून 2025 को, यानी कि 30 जून 2025 को इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 6 मिलियन है, यानी कि 60 लाख रुपए है। तो अब अगले साल जो 30 जून 2026 को जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आप ये प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। जब आप सेल करते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप जब इसका कैपिटल गेन टैक्स पे करने लगेंगे, क्योंकि असल में ये जो होता है ये सारा डिपेंड करता है डीसी रेट पे। प्रॉपर्टी के हवाले से इसमें सबसे ज्यादा एफजेड को तकलीफ है इस टाइम। लोग क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी का जो डीसी रेट होता है वो कम होता है, चूंकि तो लोग उसी हिसाब से जो है ना वो टैक्स रिटर्न जो है ना जो टैक्स पे कर देते हैं जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं। फिर जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको अपने को कम शो करवा के, क्योंकि ऊपर से कुछ पैसे कैश में ले लेते हैं और अपना कैपिटल गेन जो उसको कम शो करवा के रिटर्न में फाइल कर देते हैं ताकि टैक्स कम पे करना पड़े। अब जब आपने यहाँ पे जो 2025 के रिटर्न में ये 30 मिलियन डाला होगा या 3 मिलियन डाला होगा और यहाँ पे आपने 6 मिलियन डाला होगा कॉस्ट मार्केट कॉस्ट प्राइस प्रॉपर्टी की, एक तो वैलिड रीजन ये है कि जनाब प्रॉपर्टी की जो रेट है वो कम हो गए हैं। वो तो आप एफपीआई को बता सकते हैं कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी की रेट ही इतने, मेरी प्रॉपर्टी सेल ही इतने की हुई है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो प्रॉपर्टी की जो सेल कहते हैं आप उसके लिए जो पेमेंट आपने रिसीव की है उसके प्रॉपर तमाम तरह आपका एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जाहिर बात है कि वो आपको नोटिस आएगा फिर आप एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। ये इसकी भी वही गोल्ड वाली मिसाल है कि आप कहते हैं कि जनाब 3 मिलियन की जो है मेरी प्रॉपर्टी थी, 6 मिलियन की मैंने बेची है, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा जो है 3 मिलियन का आपको कैपिटल गेन यानी कि प्रॉफिट आपको हुआ, तो आपने 3 मिलियन के ऊपर जो है ना आपने कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। और जब आप 2026 की रिटर्न फाइल करते हैं आप कहते हैं कि जनाब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो जो आप रिटर्न में शो करते हैं, आप कहते हैं जनाब 3 मिलियन की जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो मैंने जो है निकाल दी सीधी सीधी, ठीक है, और उसके बाद जो मेरी जो जो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ हुआ है 2 मिलियन, ठीक है। तो एफपीआई आपको फौरन पकड़ लेगा, भाई ये कैसे हो गया, आप तो कह रहे थे मेरी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू 6 मिलियन है, तो अगर 6 मिलियन प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आपने अगर 6 मिलियन की बेची है तो 3 मिलियन आपकी कॉस्ट प्राइस निकल गई, बाकी आपका जो प्रॉफिट बनता है वो तो 3 मिलियन बनता है, और 3 मिलियन के ऊपर आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है। आप 2 मिलियन के ऊपर जो है ना किस तरह से किस हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं, आ जाए आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, अपने डाटा प्रोवाइड करें, और आपका जो ऑडिट है वो फॉरम से पहले आपको ओपन हो जाएगा। इसलिए अब जो टैक्स रिटर्न 2025 की जो फाइलिंग होगी इसकी जो मैं अपने तमाम कंसल्टेंट हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको भी बताऊंगा, और अपने जो मेरे जो टैक्स पेयर हैं जो खुद फाइलिंग करते हैं उनको भी यही है कि अपने इनकम टैक्स की रिटर्न या अपने क्लाइंट की इनकम टैक्स की रिटर्न एफबीआर के अपडेटेड एसआर के मुताबिक फाइल करें। थोड़ा वेट करें, मे भी कभी इस फॉर्म के अंदर मजीद चेंजिंग हो, और इसको प्रॉपर फाइल करें ताकि आने वाले दिनों में आपके जो टैक्स पेयर है जो आपका क्लाइंट है या फिर अगर आप अपनी फाइलिंग करें तो आपको किसी किस्म के नोटिस का या जुर्माने का सामना ना करना पड़े। ये जो चीज़ें इसमें रिटर्न के फॉर्म के अंदर डाली गई हैं ये अभी काफ़ी वो जो कहते हैं ना कि एफबीआई की जो एक बारीक वारदात है, इसके ऊपर अभी हमारी नज़र है, हम इसको अभी देख रहे हैं, इसके ऊपर जो टैक्स बार या वो भी अभी इसको देख रहे हैं, उसके ऊपर जो डिस्कशन चलेगी और आपस में जो है ना इसके ऊपर सारी जो इसमें डिस्कशन होगी, और फिर देखा जाएगा कि एफबीआई जो है ना इसको मजीद देखा जाए कि एफबीआई इसके ऊपर क्या जो है ना वो लाया अमल है जो है ना वो अख्तियार करता है, किस तरह से इसको लेके चलता है। अभी तो चूंकि उन्होंने जो है ना वो अपने जो सेफ साइड जो है ना वो लेने के लिए उन्होंने बता दिया है कि जनाब हम इसको ये जो कॉस्ट या एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू हम आपसे ले रहे हैं, इसका सिर्फ जो पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक है और जो रिसर्च पर्पज के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों में मैंने आपको बता दिया कि इसका जो इम्प्लीमेंट जो होगा जो जिस तरह से या जो जिसका जो इफेक्ट आएगा वो इसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। तो कोशिश करें अपने टैक्स की फाइलिंग प्रॉपर करें। अस्सलाम।